डिराइविंग गॉस लॉ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम गॉस लॉ की बात करते हैं। हम शुरू करते हैं कि अपनी एक जो एजम्पशन थी कि एक पॉइंट चार्ज है और चारों तरफ एक स्फेरिकल बैग है उस पॉइंट चार्ज के, तो जो कि एक आर रेडियस के स्फेरिकल बैग है। तो हमने जो फ्लक्स निकाला था, अगर हम निकालेंगे इसका फ्लक्स, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होती है फ्लक्स। तो हमारी फ्लक्स सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये आर रेडियस है तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगी इनटू एरिया। एरिया कितनी है, स्फेयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर होती है। फिर हमारे पास क्या मिला था, ये से कट गया था, तो हमें मिला था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू जो अंदर थी यानी कि इनसाइड थी इस बैक यानी क्लोज सरफेस के, यानी कि स्फेरिकल क्लोज सरफेस के अंदर थी। तो हमें ये रिजल्ट मिला था। हम अपने आर्गूमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि हम डेरिवेशन कर रहे हैं गॉस लॉ की, कि अगर क्या होता, यानी कि हम इस रिजल्ट में पहले देखते, तो इस रिजल्ट में ये कि आर पे डिपेंड नहीं करती है, ये हमारी फ्लक्स है, हमारी जो फ्लक्स है ये आर पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये बस कि जो चार्ज अंदर है उस पर डिपेंड करिए। और हम एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻², यानी वैक्यूम की जो परमिटिविटी यानी परमिट करती है जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके डिवाइड कर दे रहे हैं। बस इतना ही वैल्यू से हमें ये फ्लक्स निकल जाए, जो टोटल फ्लक्स जो कि कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, तो टोटल फ्लक्स भी हमारी एजम्पशन के मुताबिक पॉजिटिव है, बाहर की तरफ निकल रही है जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जैसे कि एक एयर किसी एयर की जो फ्लो होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर होती है, उस तरह की एजम्पशन थी। अच्छा, हम अपने आर्गूमेंट को आगे ले चलते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर यार ये ऐसे नहीं होती बल्कि ये ऐसे कुछ सरफेस होती, स्फेरिकल ना होती, कुछ डेंटेड हो जाती, तब भी हमारी जो टोटल फ्लक्स बाहर निकल रही थी वो सेम निकल जाती। चाहे हाँ, जैसे कि पिछले आर्गूमेंट में हमारा आर बड़ा था या छोटा था तो कोई फर्क नहीं था। छोटा भी अगर स्फेयर होता तो सेम फ्लक्स बाहर निकलता, बड़ा भी स्फेयर तो सेम फ्लक्स बाहर निकलता, इसलिए आर पे डिपेंड नहीं करती है। उसी तरह इस स्फेयर कैसा स्फेयर है या कैसा सरफेस है उस पर भी डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अगर इस कोई डेंटेड अलग तरह की कोई सरफेस है, फिर भी जो फ्लक्स निकलना है इस चार्ज की वजह से, वो जो टोटल फ्लक्स उस एरिया क्लोज्ड एरिया से निकलेगी, तो डिपेंड नहीं करती, तो निकल ही जाएगी। और अगर इस तरह से ना होगा, किसी और ढंग से भी होती, तब भी टोटल फ्लक्स उतनी ही निकलती। तो फ्लक्स विल ऑलवेज बी माई टोटल फ्लक्स, जिसको हम अगर मैथमेटिकली लिखते हैं तो ई डी ए लिखते, इंटीग्रल ऑफ, और ये कितनी थी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होती, वेयर क्यू इज इनसाइड, चार्ज इनसाइड। अच्छा, हमारा थर्ड आर्गूमेंट ये था कि और यही हमें गॉस लॉ तक ले जाएगी, यही गॉस लॉ के स्टेटमेंट भी है, हम बात करेंगे। पहले हम अपने आर्गूमेंट्स को क्लियर करें। थर्ड आर्गूमेंट ये कि क्या यार अगर एक चार्ज नहीं होकर 2-3 चार्ज, बहुत सारे चार्जेस होती तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारे चार्ज होते हैं तो बहुत सारे चार्ज, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट होते हैं, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ देते, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी वेक्टोरियली ऐड कर देते, तो उनकी वजह से जो टोटल फ्लक्स भी ऐड हो जाती। वेक्टोरियली टोटल फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल फ्लक्स जो हर इलेक्ट्रिक फील्ड, हर चार्ज की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट हो रही है, सारे को ऐड अप कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा हमारा। अच्छा, यानी कि ये क्यू इनसाइड क्या है, क्यू नेट इनसाइड नेट चार्ज है, यानी नेट चार्ज इनसाइड है। अच्छा, फोर्थ आर्गूमेंट यानी फोर्थ या फिफ्थ आर्गूमेंट जो भी समझे अपना, कि अगर ये चार्ज अंदर में एक ही पॉइंट पे रखी थी स्टार्टिंग में, तो क्या ये अलग अलग पॉइंट पे होती, यानी कि इधर होती उधर होती या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती, क्या फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होता? हाँ, क्योंकि अगर फ्लक्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट भी होते, तो लेकिन जो नेट फ्लक्स होता जो इस पूरे सरफेस से बाहर निकलता, वो सिंपल यही होता, इस क्लोज सरफेस से जो बाहर निकलती वो सेम होती, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होती। और यही स्टेटमेंट, यही हमारी गॉस लॉ की स्टेटमेंट बनती है कि गॉस लॉ ये कहता है, स्टेट करता है, यहाँ से फिर ये बात आती है कि द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यानी या तो बाहर निकल रही है या अंदर आ रही है। हाँ, ये बात जरूर थी कि अगर जितनी अंदर घुस रही है किसी सरफेस में, उतनी ही बाहर अगर फ्लक्स निकलेगी तो टोटल फ्लक्स जीरो। अगर ज़्यादा अंदर घुसी, कम बाहर निकली, तो टोटल फ्लक्स नेगेटिव। और अगर थोड़ी सी अंदर घुसी फ्लक्स, ज़्यादा बाहर निकल रही है फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स पॉजिटिव होगी। लेकिन फ्लक्स जितनी भी होगी, जो नेट फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी बंद, पूरी सरफेस अगर बंद है तो क्लोज सरफेस क्या होगी, इज द चार्ज इनसाइड दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इज द नेट चार्ज inside the surface यानी closed surface
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यानी कि सिंपल सा गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यानी कि इसको और भी सिंपली लिखिए कि फाई इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय गॉस मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द गॉस लॉ। अच्छा, इसका मतलब है कि ये क्यू अगर पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव है, नेट चार्ज यानी कि बहुत सारे चार्ज रखेंगे, कुछ पॉजिटिव रखे हुए हैं, कुछ नेगेटिव रखे हुए हैं। तो अगर मान लो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा हुआ है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया, तो यानी कि नेट चार्ज क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज रहा, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहा, तो यानी कि फ्लक्स पॉजिटिव होगी। अगर ये कहता कि नहीं यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज आती है, तो 2 नेगेटिव को 2 पॉजिटिव इन्फ्लुएंस खत्म कर देती है, यानी कि नेट चार्ज नेगेटिव होती है, यानी कि फ्लक्स नेगेटिव होती है, यानी कि फ्लक्स कमिंग इनसाइड होती है। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब फ्लक्स अंदर आ रही है, क्योंकि फ्लक्स तो स्केलर है। फ्लक्स क्या है, एक स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि फ्लक्स को सिर्फ एक नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। जिस चीज़ को एक नंबर से ज़्यादा नंबर से डिफाइन उसको वेक्टर्स कहते हैं। फ्लक्स सिर्फ एक बात से, हाँ कि भाई इतना फ्लक्स है, कितना है, इतना है, कितना है, इतना फ्लक्स है, तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेट चार्ज, अगर कोई एक है कि नेट चार्ज इनसाइड एनी सरफेस इज अगर बैलेंस है, यानी कि मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज अंदर है, तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया ना। जब नेट चार्ज जीरो हो गया, इसका मतलब फ्लक्स इनसाइड दैट क्लोज सरफेस विल बी जीरो, द टोटल फ्लक्स नेट फ्लक्स विल बी जीरो इफ द चार्ज इज जीरो। दिस इज द फेमस गॉस लॉ। नाउ ये जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, यही मैक्सवेल की पहली इक्वेशन भी आती है, यानी कि मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो 4 मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ने हैं पूरे हमारी जो सिलेबस है उसमें का एक माइलस्टोन तक हम पहुंच चुके हैं। हाँ, मैक्सवेल साहब ने इसको थोड़ी सी मैथमेटिकली डिफरेंट तरीके से, चूँकि फ्लक्स का कंसेप्ट है कुछ निकल रही है, कमिंग आउट समथिंग एंड कमिंग इन समथिंग, सकिंग इन समथिंग, कहीं आ रही है, तो इसको हमने 2 मैथमेटिकल कंसेप्ट है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। डाइवर्जेंस का मतलब ये मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो ये डाइवर्जेंस का यही फॉर्म मैथमेटिकली ये एब्स्ट्रैक्शन है कि कुछ निकल रही है, कुछ आ रही है, कुछ निकल रही है, कहीं से कुछ आ रही है, हवा से समझे, पानी से समझे, जैसे हम समझे, कुछ फ्लूइड निकल रही है, कुछ फ्लूइड आ रही है। कर्ल का जो कंसेप्ट है वो है कि कोई फ्लूइड है या कोई हवा है, वो घूम रही है ऐसे, दिस इज कर्ल। एंड डाइवर्जेंस का ये कंसेप्ट है, मैथमेटिकली इसको हम ऐसे, एक डेल सिंबल होता है डाइवर्जेंस का, इससे करके डॉट ई लिख देंगे, यानी यही फ्लक्स है। मैथमेटिकली ये वही चीज़ है जिसको हमने ऐसे लिखा है, इसको हमने ऐसे लिखा है जो मैक्सवेल साहब की इक्वेशन में आपको मिल जाएगी, जो पहले लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है। सो दिस इज द डाइवर्जेंस, दिस सिंबल इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस का सिंपल सा मीनिंग, चूँकि हम जब इस चीज़ को देखते हैं ना कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एक एरिया से यहाँ से फ्लक्स निकल रही है और अंदर आ रही है, तो ये मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्शन ऐसा आता है जैसे कैलकुलस में डेरिवेशंस का एब्स्ट्रैक्शन है। तो इस चीज़ को यहाँ से लिखा गया, लॉजिकली यही मतलब है, बस सादा सा मतलब है। दैट इज़ ऑल योर गॉस लॉ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।